हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर.एन. एजुकेशन फाउंडेशन. दिस इज विभू पांडे. आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, जिसमें से हम बायोटेक्नोलॉजी का क्या डिस्कस करेंगे? प्रिंसिपल एंड द प्रोसेसेस. Guys, in today's video we will discuss about principles of biotechnology, tools of recombinant DNA and technology. ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा प्रिंसिपल्स है. तो हम पढ़ेंगे पहले बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जिस पे ये पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है. और बिना इन प्रिंसिपल्स के हम बायोटेक्नोलॉजी को कुछ नहीं समझ सकते. तो पहले हम आपको ये मैं बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड है ना, इसको डिकोड करके बताता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या. ठीक है, बायो मीन्स होता है लाइफ. ओके, टेक्नोलॉजी का मतलब है प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो इस ब्रांच ऑफ साइंस में हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर सकते हैं. ठीक, और जिन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं उन्हीं के प्रिंसिपल और प्रोसेसेस को हमको यहाँ पे पढ़ना है. बेसिकली आपको यहाँ पर द फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़ना है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में पढ़ना है. ठीक, ये दो टेक्नोलॉजी, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और इसके जो दूसरे एस्पेक्ट हैं, इन दो चीज़ों को बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना है. और आज हम स्टार्ट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, तो यहाँ पे है बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग द लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस इज यूजफुल टू ह्यूमंस. मतलब ये ऐसी टेक्निक है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करता है, एंजाइम्स का यूज़ करता है और ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जो ह्यूमन के लिए क्या है, यूजफुल है. ठीक, ऐसे कोई एंजाइम बना लिया, जैसे मान लो किसी की बॉडी में इंसुलिन कम बन रहा है. ठीक है, तो हम ऐसे एंजाइम्स बना लें जिनको इंजेक्ट करके हम इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है ना उसको इंक्रीज कर सकते हैं. तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी में आएगा. ठीक है, आगे चलते हैं. जैसे इन द सेंस मेकिंग कर्ड, ब्रेड, वाइन, विच आर द ऑल माइक्रोबियल मेडिएटेड प्रोसेसेस. हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि जितने भी बेवरेजेस होते हैं जिनको फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, जैसे रम हो गया, आपका वाइन हो गया, और जो दूसरे बेवरेजेस होते हैं उनको बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन का यूज़ करते हैं, ईस्ट का यूज़ करते हैं. कुड ऑल्सो बी द थॉट दैज अ फॉर्म ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. ये खुद भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही क्या है, प्रोसेस है, जो कि बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है. ठीक है, इट इज़ यूज इन द रिस्ट्रिक्टेड सेंस टुडे. आज जो हम इसको यूज़ करते हैं ये रिस्ट्रिक्टेड सेंस है. मतलब लोग बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेते हैं वो ढेर सारी मशीन्स, इंजेक्शंस एंड सो ऑन, लेकिन ऐसा नहीं है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज़ करना भी बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है. ठीक है, विच यूज द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म टू अचीव द सेम ऑन द लार्जर स्केल. और हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को लार्जर स्केल पे यूज़ करते हैं, कमर्शियली यूज़ करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी हमें ये भी सिखाती है. Many other processes like included under the biotechnology, for example IVF के बारे में भी आप जानते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ठीक है, ये भी किसका है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. लीडिंग टू द टेस्ट ट्यूब बेबी. टेस्ट ट्यूब बेबी में एक्चुअली बात ये होती है, कोई बेबी टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं किया जाता. ठीक है, ये कोई टेस्ट ट्यूब में डेवलप नहीं किया जाता. एक्चुअली ये जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ना, इसको पेट्री डिश में किया जाता है. पेट्री डिश में करने के बाद उसको जाइगोट फॉर्मेशन तक कल्चर किया जाता है, इसीलिए इसको हम IVF बोलते हैं. ठीक है, ये भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है. नेक्स्ट, सिंथेसाइजिंग अ जीन एंड यूजिंग इट. किसी जीन को बनाना और उसको यूज़ करना. जीन क्या होता है, डीएनए जो हमारा है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसके बीच बीच में जो कोडेड रीजन होते हैं जो किसी ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन्हीं को जीन बोलते हैं. और जीन को ही हमें क्या कर देना है, ऐसे जीन्स बनाने जो हमारे लिए बेनिफिट करें. ठीक है, बेनिफिशियल हो. या फिर डीएनए वैक्सीन्स बनानी हो, और द करेक्टिंग द डिफेक्टिव जीन्स.
हमारी बॉडी में कोई डिफेक्टिव जीन्स है जिससे हमें कोई बीमारी हो सकती है, उसको करेक्ट करना है, तो भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं. दे आर ऑल द पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. द यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, EFB. EFB क्या है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. इसने एक डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए, दैट द encompasses the both traditional view and modern molecular biotechnology. The definition given by EFB is follow. तो EFB ने जो डेफिनेशन दिया है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न. क्योंकि ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइम से भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके आ रहे थे. मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हम बेवरेजेस बना रहे थे, उससे ब्रेड बना रहे थे, कर्ड, ये भी पुराने टाइम से हम कर रहे थे. आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम IVF कर रहे हैं, वैक्सीन्स बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं. तो इन दोनों को मिला करके जो EFB है उसने क्या किया, ये हमें डेफिनेशन दी. डेफिनेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा. द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, सेल्स, parts therefore and the molecular analogous for the product and services. इतनी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती हैं. ठीक है, आपको एज सच इसको लर्न करना है, इसमें आपको इफ और द को भी चेंज नहीं करना है. ठीक, एज सच ऐसे लर्न करके आपको लिखना होगा, क्योंकि ये क्या है कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसको स्टेट किया है. अब हम प्रिंसिपल सीखेंगे. अब हमने समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, अब हम प्रिंसिपल सीखने वाले हैं. अमंग मेनी द टू कोर टेक्निक दैट इनेबल द बर्थ ऑफ द मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी हियर. हमने क्या देखा कि जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी थी उसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं सोचना है. अब हम जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे. नंबर 1, द जेनेटिक इंजीनियरिंग. जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि हम जीन को मॉडिफाई करने वाले हैं. इसमें हम जीन को इस तरह से मॉडिफाई करेंगे जो हमारे बेनिफिशियल हो. हमारे लिए कोई हार्मफुल जीन है उसको डिलीट कर देना, कोई लेस यूजफुल है तो उसको मॉडिफाई कर देना. ये सब हम किस में पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में. द टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटीरियल. अल्टर मीन्स होता है टू चेंज. ऐसा टेक्नोलॉजी जो कि केमिस्ट्री चेंज कर दे किसका, जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो DNA हो या RNA, इसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग. टू इंट्रोड्यूस दीज द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड दस द चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये क्या करेगा, फिनोटाइप ही चेंज कर देगा होस्ट ऑर्गेनिज्म का. फिनोटाइप आपको पता ही होगा आई होप, लेकिन अगर नहीं पता तो मैं बताता हूं. देखिए, फिनोटाइप का मतलब होता है, फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस. कैसा कोई प्लांट दिख रहा है. जैसे एक कोई प्लांट है और वो टॉल है, काफी लंबा है, तो इसका फिनोटाइप क्या हो जाएगा, टॉल. ठीक है, तो क्या करना है, द फिनोटाइप चेंज कर देते हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म का. ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में पॉसिबल है. दूसरा है बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग. बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग क्या होता है, द मेंटेनेंस ऑफ द स्टेराइल एम्बाइंसेस इन केमिकल इंजीनियरिंग प्रोसेस टू इनेबल द ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब eukaryotic cell in the large quantity for the manufacture of biotechnological product like the antibiotics, vaccines, enzymes. ठीक है, तो क्या करना है, ऐसे कुछ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फ्री सब्सटेंस बनाना, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक, वैक्सीन, एंजाइम. ठीक है, इन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में क्या होता है, हम कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अगर बनी भी हैं तो उनके कैरेक्टर्स उसमें नहीं होते हैं. ठीक है, ये केवल डिजायर्ड माइक्रोब के ग्रोथ को या यूकैरियोटिक सेल के ग्रोथ को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है. जो अनडिजायरेबल होते हैं उनको कल्चर ही नहीं होने देता. और इससे हम क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, एंजाइम. एंटीबायोटिक्स का जैसे आपका पेनिसिलिन, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब आपकी वो हैं एंटीबायोटिक्स हैं. ठीक है, चलिए. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व द जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट द वेरिएशन. क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता, हमें पता है, वहाँ पे जो कॉपी बनती है ऑर्गेनिज्म ऑफ स्प्रिंग्स की. तो क्या होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमको वेरिएशन दिखाई देता है.
लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं दिखाई देता, वहां पे जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रिजर्व हो जाती है एज पेरेंट इन ऑफस्प्रिंग. Traditional hybridization procedures used in plant and animal breeding very often lead to the inclusion and the multiplication of the undesirable gene along the desired gene. यहाँ पे क्या करना है, जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन होता था प्लांट में और एनिमल में ब्रीडिंग के थ्रू, वो क्या होता था, इंक्लूजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनडिजायरेबल जीन्स. यहाँ पे क्या हो रहा था, अनडिजायरेबल जीन्स भी क्या हो रहे थे, ट्रांसमिट हो रहे थे, डिजायरेबल भी ट्रांसमिट हो रहे थे. लेकिन अगर हम टेक्नोलॉजी यूज कर लें तो अनडिजायरेबल जीन को हम एलिमिनेट करके केवल डिजायर्ड जीन को ही हम ट्रांसमिट कर सकते हैं. यूज ऑफ द जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर. रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं, जीन का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो हमें ज़रूरी है, जो अनडिजायरेबल है उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं या नॉकआउट कर सकते हैं. ठीक है, आइए. डू यू नो द लाइकली फेट ऑफ पीस ऑफ डीएनए विच इज समहाउ ट्रांसफर्ड इनटू द एलियन ऑर्गेनिज्म? Most likely the piece of DNA would not be able to multiply itself in the progeny cell of the organism, but when it get integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along with the host DNA. अगर हम DNA को क्या करें, ऐसी सेल में डालें जहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, तो वो मल्टीप्लाई भी होता है, साथ में नेक्स्ट प्रोजेनी में वो पहुँचता भी है. This is because the alien piece of DNA has become part of chromosome. क्योंकि जो एलियन पीस, और एलियन पीस का मतलब जो बाहर से डीएनए डाला गया है वो क्रोमोसोम का पार्ट बन जाता है और वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है. द डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस जहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, उसको ओरिजिन बोलते हैं. ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन द रेप्लिकेशन. जो रेप्लिकेशन मतलब डीएनए से फिर से डीएनए का बनना, इसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन. ठीक है, रेप्लिकेशन के इनिशिएशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए द एलियन पीस ऑफ डीएनए इन एन ऑर्गेनिज्म इज नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम. ये जरूरी होता है कि जो एलियन डीएनए है वो एलियन डीएनए किसका पार्ट बन जाए, उस जीनोम का जिस सेल में उसको इंट्रोड्यूस कराया गया है. और फिर क्या होगा, उस क्रोमोसोम के साथ साथ एलियन डीएनए भी क्या होता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा और रेप्लिकेट होगा. एंड मल्टीप्लाइड सेल एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म, इट कैन ऑल्सो कॉल द क्लोनिंग. और इसी को हम क्या बोलेंगे, क्लोनिंग, और द मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ दीज टेम्पलेट डीएनए. मतलब क्या करना है, एक हमको सेल लेनी है डिजायर्ड, उसमें एक एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस कराना है और उसके क्रोमोसोम के साथ जब वो वहाँ पे खुद को मल्टीप्लाई करने लगता है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोनिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्लोनिंग. और ऑफस्प्रिंग्स में भी पहुँचने लगता है. Let us now focus the first instance of the construction of artificial recombinant DNA molecule. ठीक है, आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को देखिए, ये क्या होता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इमर्जिंग फ्रॉम द पॉसिबिलिटी और लिंकिंग अ जीन इनकोडिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. प्लाज्मिड क्या होता है, किसी सेल के अंदर यहाँ पे उसका खुद का डीएनए मौजूद है, हम क्या कर रहे हैं, एक और डीएनए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड. ये बैक्टीरियल सेल हो सकती है, उसमें हमने प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस कराया. ठीक है, ऑफ द साल्मोनेला टाइफिमेरियम. ठीक है, स्टैनली कोहेन एंड द हर्बर्ट बॉयर, ये दो साइंटिस्ट थे, एकम्प्लिश दिस. उन्होंने इस डीएनए टेक्नोलॉजी में प्लाज्मिड यूज करते हैं, इसको 1972 में डिस्कवर किया था, आइसोलेटिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन बाय कटिंग आउट अ पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम द प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्फरिंग द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. उन्होंने बैक्टीरिया के अंदर देखा कि एक ऐसा प्लाज्मिड पाया जा रहा था जो उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस बना दे रहा था, उस पर एंटीबायोटिक का कोई असर ही नहीं हो रहा था. द कटिंग ऑफ डीएनए एट द स्पेसिफिक लोकेशन बिकम पॉसिबल विद द डिस्कवरी ऑफ द सो कॉल्ड molecular scissor restriction enzyme. अब क्या है, मॉलिक्यूलर सीजर्स,
या फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है? ये एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को डिजायर प्लेस से कट कर देता है। क्या कर देता है? कट कर देता है। द कट पीस ऑफ डीएनए वाज लिंक विद द प्लाज्मिड डीएनए, और फिर क्या करते हैं? प्लाज्मिड डीएनए के साथ उसको लिंक कर दिया जाता है। द प्लाज्मिड डीएनए एक्ट एज अ वेक्टर, और जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, जैसे कि प्लाज्मिड डीएनए है, और मैंने क्या किया, यहां पर एक डीएनए और भी ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है? द वेक्टर टू द ट्रांसफर द पीस ऑफ डीएनए अटैच टू इट। अब हम क्या करेंगे? इसको अटैच करके ऐसे ही ट्रांसफर कर देंगे। ट्रांसफर टू द मलेरियल पैरासाइट इनटू ह्यूमन बॉडी। ठीक है, मॉस्किटो एक्ट एंड द इंसेक्ट वेक्टर, हमें पता है क्या करता है? मलेरियल पैरासाइट को ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर करता है। सेम वे प्लाज्मिड कैन बी यूज एज द वेक्टर टू डिलीवर एन एलियन पीस ऑफ डीएनए इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म। और इस तरह से एलियन पीस ऑफ डीएनए कहाँ पहुंच जाता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जिस ऑर्गेनिज्म में हम ये प्लाज्मिड इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम द पॉसिबल विद द एंजाइम डीएनए लाइगेज। और जब हम डीएनए सीजर्स से इसको कट कर देते हैं तो एक एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज, जिससे हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पहले हम इसको कट करेंगे, डिजायर्ड डीएनए में से एक थ्रेड निकालेंगे, फिर प्लाज्मिड में उसको लाइगेज से क्या करेंगे? ज्वाइन कराएंगे। विच एक्ट एंड द कट डीएनए मॉलिक्यूल एंड ज्वाइन देयर एंड्स, और यहाँ पे एंड्स को ज्वाइन करता है एंड मेक द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ द सर्कुलर ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए क्रिएटिंग इन विट्रो। इसको इन विट्रो मतलब लैब में हम ये सब करते हैं, नोन एज द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और जो अब डीएनए बन के आता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। जब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरियम में, जो कि साल्मोनेला से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है होस्ट की बॉडी में। मतलब हम यहाँ पे क्या लेंगे? जो ई कोलाई ये है, मान लीजिए एस्केरिचिया कोलाई है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे? इसी के अंदर इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे ट्रांसफ़र करते हैं ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर देता है। ठीक, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द ई कोलाई वाज कॉल्ड द क्लोनिंग ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन ई कोलाई। और इसके अंदर क्या होता है? ये जीन्स पहुंच जाते हैं और वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब साल्मोनेला से इसको हम क्या करें? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बना दे रहे हैं। क्या क्या मॉडिफिकेशन हम इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू द होस्ट। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ द इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। 3 स्टेप है इस पूरी टेक्नोलॉजी में। पहला हमको आइडेंटिफिकेशन करना है, कौन सा जीन हमको कट करना है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है, आइडेंटिफाइड डीएनए हम यूज़ करेंगे किसी होस्ट बॉडी का, और होस्ट बॉडी में हम उसको क्या करेंगे? इंसर्ट कराएंगे। और फिर लास्ट है, जैसे ही हम उसको इंसर्ट कराएंगे और वो क्या करने लगेगा? खुद को मल्टीप्लाई करने लगेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि किस तरह से क्लोनिंग की जाती है, या फिर क्लोनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हमने यहाँ पे पढ़ा। तो प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने ये सारी चीज़ें सीख ली। अगला हमारा क्या है? टूल्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? टूल्स के बारे में। किसके बारे में? टूल्स के बारे में। चलिए, टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टूल हमारा क्या है? द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है? द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। In year 1963, 2 enzymes responsible for the restricting the growth of bacteriophage in Escherichia coli were isolated. One of these added to the methyl group of DNA, while the other cut DNA. यहाँ पे हमने 2 एंजाइम को ढूंढा। कब? 1963 में 2 एंजाइम को एस्केरिचिया कोलाई में से हमने इसको क्या किया? आइसोलेट किया। जो कि क्या करता है? इसमें जो 2 एंजाइम्स होते हैं, पहला है वो मेथिल ग्रुप से डीएनए के जाके अटैच हो जाता है और दूसरा डीएनए को कट करता है, जिसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, चलिए
फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस HIND2, ठीक है, HIND2 whose the functioning dependent on the specific DNA nucleotide sequence was isolated and characterized 5 years later. और ये क्या है, आइसोलेट किया गया और कैरेक्टराइज किया गया 5 साल बाद. इट वॉज फाउंड दैट द HIND2 ऑलवेज कट DNA मॉलिक्यूल एट द पर्टिकुलर पॉइंट. मतलब आपको क्या करना है, जो HIND2 है हमेशा वो DNA को पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है. क्या करता है, कट. एंड रिकॉग्नाइजिंग द स्पेसिफिक सीक्वेंस टू 6 बेस पेयर. और यहाँ पे 6 बेस पेयर का एक सीक्वेंस वो रिकॉग्नाइज कर लेता है, वहीं पे जाके कट करता है. दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस. और वो 6 बेस पेयर का जो सीक्वेंस होता है जहाँ पर ये एंजाइम वर्क करता है उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस. और यहाँ पर HIND2 जा करके अटैच हो जाता है उस रिस्ट्रिक्शन सीक्वेंस पे, ठीक है. टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. अब तक हमने 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ लिए हैं, ठीक है. दैट हैव आइसोलेटेड फ्रॉम 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ईच विच ऑफ द रिकॉग्नाइज द डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस. और अलग अलग रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर ये निकाले गए हैं. चलिए, द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग. कुछ जो नेमिंग होती है एंजाइम की, उनका जो कन्वेंशन होता है, फिर नेमिंग की जाती है. द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम कम फ्रॉम द जीनस. पहला नेचर नेम वर्ड है जीनस से आएगा. एंड द सेकेंड टू कम फ्रॉम द स्पीशीज. दूसरा किस में आएगा, स्पीशीज में. द प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड. एंजाइम जो जिस प्रोकैरियोटिक सेल से निकल के आएगा, जीनस का पहला लेटर और स्पीशीज का 2 लेटर, ठीक है. कम फ्रॉम द एस्केराइकिया. जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ECOR1. यहाँ पे क्या है, E फॉर एस्केराइकिया, CO मतलब कोलाई. एंड जो यहाँ पे R है, इसको R एस्केराइकिया कोलाई, RI कम फ्रॉम द एस्केराइकिया कोलाई RY13. इन एस्केराइकिया कोलाई RI13 द लेटर R इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम द स्ट्रेन, ठीक है. इस स्ट्रेन का जो नेम है वो R1 है, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, ECORI, ठीक है. रोमन नंबर का क्या यहाँ पे जो I दिया है रोमन नंबर या फर्स्ट का मतलब क्या है, द नेम इंडिकेट द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वर आइसोलेटेड फ्रॉम द स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है. किस स्ट्रेन से निकाला गया, पहले दूसरे तीसरे, उससे हम इसका नाम दे देते हैं, ठीक है. ये बिलोंग करता है बड़े क्लास का जो एंजाइम होते हैं, जैसे इसको न्यूक्लियसेस बोलते हैं. ये एक्सो और एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं. एक्सोन्यूक्लियस रिमूव करता है न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द DNA. एंड एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, कट बनाता है स्पेसिफिक पोजीशन पे DNA के. मतलब क्या है, जो एक्सोन्यूक्लियस है वो क्या करेगा, ये न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेगा. और जो एंडोन्यूक्लियसेस होते हैं वो क्या करते हैं, कट्स लगाते हैं, ठीक है. चलिए, each restriction endonuclease functions by the inspecting the length of DNA sequence. Once it finds the specific recognition sequence, it will bind to the DNA. ये DNA से जुड़ जाता है, जैसे restriction sequence उसको मिलता है. और उसके बाद क्या होता है, it will bind to the DNA and cut each of 2 strands of the double helix the specific point in their शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है. जो DNA की शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट पर जहाँ जहाँ पर उसको वो 6 न्यूक्लियोटाइड का जोन मिलता है, वो जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है वो क्या करेगा, एंडोन्यूक्लियस इसको कट करना शुरू कर देता है, ठीक है. ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आपने मैथ्स में पढ़ा होगा. पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के जो नंबर जैसे 1 to 1, आगे से भी पढ़ो पीछे से भी पढ़ो, 1 to 1 ही होगा. उसी तरह से हमारे DNA में भी कुछ जोन होते हैं जिनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं. अगर न्यूक्लियोटाइड को आगे की तरफ से आप पढ़ो, जैसे मैंने ATA लिख दिया है, आप इसको आगे से पीछे से कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको सेम सीक्वेंस मिल रहा है. ऐसा सीक्वेंस वो जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो ढूंढता रहता है DNA में और वहीं जा करके कट्स लगा देता है, ठीक है. आइए हम इनका जो एक्शन है इसको इस डायग्राम से समझते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको. देखिए,
एक्शन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने पढ़ लिया, दो तरह का होता है, एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस। और हमें एंडोन्यूक्लियस हमें जगह जहाँ पे कट लगाने में यूज़ होगा, इसलिए आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम सबसे पहले करेंगे द एंजाइम कट बोथ डीएनए स्ट्रैंड एट द सेम साइट। वो दोनों ही डीएनए स्ट्रैंड को सेम साइट पे क्या कर देता है, कट कर देता है। ECOR1 कट द डीएनए बिटवीन द बेसिस G एंड A। G और A के बीच में वो क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है। ओनली व्हेन द सीक्वेंस GAATTC इज प्रेजेंट इन द डीएनए। तो कौन से आपको सीक्वेंस की पहचान करनी है, ग्वानिन एक बार रहेगा, दो बार एडेनिन, दो बार थायमिन और एक बार साइटोसिन, ठीक है, प्रेजेंट रहेगा डीएनए में। तो यहां पे देखते हैं ये वेक्टर डीएनए, ठीक है, और ये कौन सा है हमारा, फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए। अब यहाँ पे देखिए कट्स लग चुके हैं, आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे कट्स लग चुके हैं, ठीक। एंजाइम कौन सा हम ले रहे हैं, ECOR1। तो यहाँ पे हम देखिए कट लगने के बाद ये नीचे का पार्ट जो है ये इसको रिमूव कर दिया गया, और यहाँ से क्या कर दिया गया, ऊपर का पार्ट रिमूव कर दिया गया, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टिकी एंड्स। क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। और यहाँ पर स्टिकी एंड्स क्या है, ये हैं, ठीक। अब इन दोनों को जब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या थायमिन, थायमिन किससे जुड़ेगा, एडेनिन से जुड़ेगा। ये वाला थायमिन किससे जुड़ेगा, ये भी एडेनिन से जुड़ेगा। और ये दोनों एडेनिन किससे जुड़ेंगे, ये दोनों एडेनिन थायमिन से जुड़ेंगे। और जा करके स्टिकी एंड्स जब एक दूसरे से ऐड होते हैं तो इस तरह से देखिए रिकम्बाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रिकम्बाइन। मतलब वेक्टर डीएनए जो हमारा था, फॉरेन डीएनए, दोनों को हमने क्या कर दिया है, बिल्कुल जोड़ दिया है। वेक्टर डीएनए कहाँ से आया हुआ है, ये उसी ऑर्गेनिज्म से है जिस ऑर्गेनिज्म में हम ये पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालने वाले हैं। फॉरेन डीएनए हम बाहर से लेकर के आए हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एलियन डीएनए। एलियन डीएनए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर से आ रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पर क्या कर पाए, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, किसकी मदद से, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। कौन सा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम था, ECOR1। यहाँ पे क्या है, ये E फॉर एस्केराइकिया, CO कोलाई, R है स्ट्रेन का, और ये स्ट्रेन का जो है नेम, और ये हमारा क्या है, नंबर, ठीक है। तो पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैंने बता ही दिया। जैसे कि अब मलयालम आप पढ़िए, आगे से पीछे से दोनों तरफ से ये सेम पढ़ेंगे, इसे इनको पैलिंड्रोम्स बोलते हैं। और वैसा ही सीक्वेंस हमको कहाँ मिलता है, डीएनए में, तभी जाकर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम कर पाता है। आइए चलिए, दो सीक्वेंस यहाँ पे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 5 to 3 प्राइम है और एक 3 to 5 प्राइम है, और दोनों में सीक्वेंस सेम है, ओके। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो इस डीएनए को कट करता है लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक साइट का जो सेंटर होगा वहां से थोड़ा सा लेफ्ट या फिर थोड़ा सा राइट, इन दो जगह पे क्या होता है, इसको काटा जाता है, ठीक है। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, ठीक है, अपोजिट स्ट्रैंड पे सेम बेस, जैसे कि वहां पे A है तो दूसरे पे क्या होगा, वहां पे T होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेज आर कॉल्ड द स्टिकी एंड। अब जो लटकते हुए आपको स्ट्रैंड दिख रहे हैं उनको स्टिकी एंड्स बोलते हैं, और उन्हीं को जा करके क्या करना होता है, हमको जोड़ना पड़ता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं, इनको एनकाउंटर करेंगे आप तो क्या होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड द फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे कौन सा एंजाइम काम देगा, वहां पे एंडोन्यूक्लियस काम दे रहा था ना, एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहे थे, उसको कट कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे कौन काम देने वाला है, डीएनए लाइगेज। और डीएनए लाइगेज क्या करेगा, दोनों ही सीक्वेंसेस को ज्वाइन करा देगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमको मिल जाता है, ठीक है। The restriction endonuclease is used at the genetic engineering to form the recombinant molecule of DNA, ठीक है। एट द डिफरेंट सोर्सेज एंड जीनोम, हम कहाँ से, जो फॉरेन या एलियन डीएनए उसको हम डिफरेंट सोर्सेज से लेकर आ सकते हैं, ठीक। When cut by the same restriction enzyme, the resultant DNA fragment have the same kind of sticky end. उनके पास क्या होने चाहिए, same kind के sticky end होने चाहिए, complementary होने चाहिए, and the join together end to end by using the ligase. अब हम ligase से उनको जोड़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, ये जो डायग्राम है रिप्रेजेंट करा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, एक फॉरेन डीएनए हमने ब्लू कलर का ले रखा है, और यहाँ पर वेक्टर डीएनए है रेड कलर का, ठीक है। The same restriction enzyme cutting both the foreign DNA vector DNA as the specific point, और इसको कट कर दिया गया स्पेसिफिक पॉइंट पे। एक कट यहाँ लगा, एक कट यहाँ लग गया है, और एक कट यहाँ लग गया है।
अब लाइगेज क्या करेगा, इसको उठा करके ले आएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, ऐड कर देगा, इसको ट्रांसफर किया जाता है इसके राइकिया कोलाई में, ठीक है, और क्लोनिंग होता है और उसके जो दो सेल डिवाइड होती हैं तो जो आपके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसमें सेम ये दोनों ही डीएनए का कॉम्बिनेशन हमको दिखाई देता है। ऐसा ही कॉम्बिनेशन क्या कर रहा था, उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस कर रहा था। मतलब ऐसी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हो जाए कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, आप कितने एंटीबायोटिक आपको डॉक्टर दे दे आप कभी ठीक नहीं होगे, ठीक है। तो इस वजह से रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में हम ऐसे भी बैक्टीरियाज को डेवलप कर सकते हैं या ऐसे मेडिसिन भी बना सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो और हम जल्दी ठीक हो जाएं उनसे। चलिए, मतलब वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको भी किल करने के लिए हमको क्या करना होगा, नए नए जीन्स को ढूंढ करके रिकम्बाइन करके बनाना होगा, ठीक है। यू मे हैव द रियलाइज द नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड द सोर्स डीएनए विद इन द सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो नेक्स्ट स्टेप है द सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब हम ये समझेंगे कि डीएनए को आइसोलेट कैसे किया जाता है। डीएनए जो कट किया जाता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस से रिजल्ट द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, दिस फ्रैगमेंट कैन बी सेपरेटेड बाय द टेक्निक नोन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बायो टेक्नोलॉजी का यूज करने के लिए हमको क्या करना है, एक और टेक्नोलॉजी इसमें आ गई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, ठीक है, डीएनए फ्रैगमेंट्स को कट करने के बाद। चलिए, द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज, हाँ, इसमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं, एक जेल होता है, ठीक, जिसको चार्ज किया जाता है और उस पर डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो जाते हैं। और आजकल जो मैट्रिक्स यूज किया जाता है, जो जेल यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं एग्रोज, विच इज द नेचुरल पॉलीमर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीवीड। सीवीड से निकाला जाता है और डीएनए फ्रेगमेंट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है, थ्रू द सीविंग इफेक्ट। इसको सीविंग इफेक्ट की तरह इसको प्रोवाइड किया जाता है, सीविंग इफेक्ट, और जेल से होकर के जब डीएनए का वो गुजरता है, पूरा का पूरा मटेरियल इसमें डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए वहीं रह जाता है, ठीक है। द स्मॉलर साइज फ्रेगमेंट फर्दर इट मूव, लुक, यहाँ पे क्या होगा, चलिए मैं डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे सीविंग, ठीक, पहले बहुत लार्जर जो पार्टिकल थे डीएनए के वो निकल गए, फिर उससे छोटे ऐसे करते करते स्मॉलेस्ट जो है इधर जा करके हमको मिलेगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। जो कुछ फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं, रिक्वायर द फैसिलिटेट द क्लोनिंग इनटू वेक्टर। तो वेक्टर की जो क्लोनिंग करनी है हमको सबसे पहले क्या करना होगा, ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, हमको ढूंढना पड़ेगा। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए में, वहाँ पे उसको बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इट इज़ द सीक्वेंस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर इन द लिंक्ड डीएनए। So if one want to recover the many copies of target DNA, it should be cloned in a vector whose origin support high copy number। मतलब आपको क्या करना है, origin of replication जो होता है ये high copies बना सकता है नंबर में, ठीक है, इसलिए सबसे पहले ढूंढना क्या जरूरी है, origin of replication। selectable markers, उसके बाद क्या है, ORI के एडिशन में वेक्टर जो है रिक्वायर करता है एक सेलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प द आइडेंटिफाइंग एलिमिनेटिंग द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड द सेलेक्टिवली परमिटिंग द ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, एलिमिनेट करना है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, जिनको ट्रांसफॉर्म नहीं करना उनको निकाल दिया जाता है वो रीजन, ठीक। और ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसीजर थ्रू विच द पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस टू द होस्ट बैक्टीरियम। मतलब पहले हम उस बैक्टीरियम का जो होस्ट जो हमने डीएनए फ्रेगमेंट कट किया है उसमें से नॉन ट्रांसफॉर्मिंग जोन को कट करके बचा जो ट्रांसफॉर्मिंग जोन उसको ले आकर के हम किस में ऐड करने वाले हैं, उसको हम बैक्टीरिया के जो बैक्टीरियल डीएनए है उसमें ले आकर के ऐड कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स सच एज द एम्पिसिलियम, क्लोरोम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन एक्सेट्रा आर कंसीडर्ड द यूजफुल सेलेक्टेबल मार्कर फॉर ई कोलाई। यहाँ पे क्या होगा, ई कोलाई में बहुत सारे सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं। द नॉर्मल ई कोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी ऑफ दीज एंटीबायोटिक। और जो ई कोलाई है इन एंटीबायोटिक से क्या होती है, खुद को रजिस्ट नहीं कर पाती, जबकि और बाकी वो कर लेते हैं बैक्टीरियाज, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 बहुत फेमस है।
showing the restriction site HIND, third, ECOR1, BAMH1, SAL1, CLA1, PST1, and the antibiotic resistance genome AMPR, TETR, ROP code for the protein involving in the replication of the plasmid। तो इतने तरीके के क्या कर सकते हैं इसमें हम, नए नए जो DNAs हैं यहाँ पर हम लगा करके, जैसे यहाँ पे ORI है, ठीक है, जो ORIs हैं उसको ढूंढ करके बाकी जो जितने भी बाकी एंजाइम है इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। चलिए, क्लोनिंग साइट्स, क्लोनिंग साइट्स कौन कौन सी हैं? द लिंक द एलियन डीएनए, हमने क्या किया, डीएनए निकाल भी लिया, उसको सेपरेट करके उसको हमने प्लाज्मिड में ऐड भी कर दिया। अब क्या है, द ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड द हैव वेरी फ्यू परफेरेबली सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो साइट यूज करते हैं उन्हीं को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। Presence of more than one recognition site within the vector will generate the several fragment। अगर हम एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट को ढूंढ लेते हैं तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स यहाँ पे लगेंगे। The ligation of the alien DNA is carried out the restriction site present in 1 to एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। अब हम यहाँ पे लाइगेशन करेंगे डीएनए लाइगेज से, ठीक है। वन ऑफ द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उन दो रेजिस्टेंस जीन में से किसी एक के रिस्ट्रिक्शन साइट पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें you can ligate a foreign DNA at the BAMH1 site of the tetracycline resistant gene in the vector PBR322। अगर हमको एक वेक्टर है PBR322, यहाँ पर हमको क्या करना है, अगर हमें लाइगेट करना है तो BAMH1 साइट टू द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उसकी साइट पे हम BAMH1 को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, किसमें, वेक्टर PBR322 में, ठीक है। The recombinant plasmid will lose the tetracycline resistance due to the insertion of the foreign DNA। अब हमने क्या किया, जिस वजह से वो बैक्टीरियम रेजिस्ट हो जा रहा था, किससे रेजिस्ट हो जा रहा था, रेजिस्ट हो जा रहा था वो टेट्रासाइक्लिन से। अब वो साइट ही हमने रिमूव कर दी, वहाँ पर हमने BAH1 लगा दिया, तो इस वजह से अब वो खुद को एंटीबायोटिक से बचा नहीं पाएगा और उसने ट्रांसफॉर्म कर लिया, अब हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, ठीक। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन द एम्पीसीलियम कंटेनिंग द मीडियम आर टेकन देन रेफर्ड ऑन द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन द एम्पीसीलियम कंटेनिंग मीडियम। एम्पीसीलियम जो जहाँ प्रेजेंट होता है उस मीडियम में तो रिकॉम्बिनेंट जो हमारा बैक्टीरियम है वो ग्रो करने लगता है, लेकिन बट नॉट दैट कंटेनिंग द टेट्रासाइक्लिन, लेकिन जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन होता है वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर पाता। बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स, वो दोनों एंटीबायोटिक्स में ग्रो कर जाता है क्योंकि दोनों से रेजिस्टेंस है वो। इन द केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हेल्प इन द सेलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस gene get inactivated due to the insertion to alien DNA and help in the selection of recombinant। मतलब कि यहाँ पे क्या करना है कि अगर बैक्टीरिया किसी भी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस है उससे, तो वो दो तरह की, यहाँ पे कौन कौन से, एक एम्पीसीलियम और दूसरा हमारा क्या था, एक दूसरा टेट्रासाइक्लिन, दो हमारी क्या थी, एंटीबायोटिक्स थी। इन दोनों से खुद को बचा ले रहा है, लेकिन जब हमने उसमें दूसरा उसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें इंसर्ट कराया तब वो सिर्फ खुद को एक बीमारी से बचा पा रहा था, एक बैक्टीरिया से खुद को बचा पा रहा था, दूसरे से नहीं। इसका क्या मतलब होता है कि जो जीन रिस्पॉन्सिबल था उसको एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस करने के लिए, वो उसको कई सारे एक से ज़्यादा बैक्टीरियम से रेजिस्टेंस कर रहा था, लेकिन जब उनको क्या कर देते हैं, रिकॉम्बिनेंट कर देते हैं, तो किसी एक से ही रेजिस्टेंस कर पा रहा है, ठीक, बाकी से वो फिर से बीमार हो जा रहा है। The selection of recombinant due to the inactivation of antibiotic is a cumbersome
procedure because it required the simultaneously planting of two plate having the different antibiotics. मतलब अलग अलग एंटीबायोटिक लिए हमको अलग अलग प्लेट्स को इंसर्ट कराना पड़ेगा, ठीक. अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर्स बनाने पड़ेंगे और उनको अलग अलग जगह पे क्या कराना पड़ेगा, इंसर्ट कराना पड़ेगा, और इससे नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन पाएगा. दिस रिजल्ट इनटू द इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन बाय सिंथेसिस ऑफ एंजाइम विच इज रेफर द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन. बार बार नए नए आप जोन इंसर्ट करो तो नए नए क्या होंगे, उनको नई नई साइट पे इंसर्ट करोगे तो दूसरे नए नए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो उनसे क्या कर पाएगा, खुद को रेजिस्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा. आगे है presence of insert result into the insertion inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. These are identified as the recombinant colonies. क्या है कि अगर insert the presence of insert result into the insertional inactivation अगर हमें चेक करना हो कि क्या वो जो हमने इंसर्ट किया वो एक्टिव है सेगमेंट या फिर इनएक्टिव है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो जीन है एंड द कॉलोनीज, और जो इस बैक्टीरिया की कॉलोनी है वो कोई कलर ही प्रोड्यूस नहीं करेगा. हमको पता चल जाएगा कि जो हमने इंसर्ट किया है फ्रैगमेंट वो क्या है, इनएक्टिव है. ठीक है. वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन द प्लांट एंड एनिमल. अब जो है प्लांट और एनिमल में जीन को अगर ट्रांसमिट करना है तो हमको वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो क्या है कि प्लांट एनिमल में बैक्टीरिया और वायरस विच हैव नोन दिस फॉर द एजेस हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फॉर देम द व्हाट बैक्टीरिया और वायरस वांट. फॉर एग्जांपल एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन, एगेरोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियन द पैथोजन टू सेवरल डाइकॉट प्लांट. ये कई डाइकॉट प्लांट के पैथोजन इज एबल टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नोन एज द टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू द ट्यूमर. ये क्या करता था, नॉर्मल प्लांट सेल को ट्यूमर में कन्वर्ट कर देता था एंड डायरेक्टली द ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल्स, और केमिकल प्रोड्यूस करती थी रिक्वायर बाय द पैथोजन, और वो केमिकल्स वो पैथोजन यूज करता था. ठीक है. सिमिलरली एक है रेट्रोवायरस जो कि एनिमल में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, और ये क्या करता है, ट्रांसफॉर्मिंग द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल. ये क्या करता है, रेट्रोवायरस कैंसर सेल में कन्वर्ट कर देता है नॉर्मल सेल को. बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द आर्ट ऑफ द डिलीवरिंग जीन बाय द पैथोजन इन देयर यूकैरियोटिक होस्ट हैज द जनरली नॉलेज टू ट्रांसफॉर्म दीज टूल टू पैथोजन इनटू यूजफुल वेक्टर फॉर डिलीवरिंग जीन टू द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन. ठीक है. ह्यूमन के इंटरेस्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं. द ट्यूमर इंड्यूसिंग टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम हैज नाउ बीन मॉडिफाइड इनटू द क्लोनिंग वेक्टर, और विच इज नो मोर पैथोजेनिक टू द प्लांट बट स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन ऑफ आवर इंटरेस्ट इनटू अ वैरायटी ऑफ प्लांट. मतलब ऐसा प्लाज्मिड बना दो प्लांट या एनिमल की बॉडी में उनको ट्रांसमिट कर दें, लेकिन हमको वो प्लांट या एनिमल को कोई बीमारी ना दे करके वो क्या करे, क्योंकि जो बीमार करने के जो सेगमेंट्स थे जहाँ पे जीन वो प्रेजेंट थे जो कि उसको पैथोजन बना रहे थे, उसको हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह हमने डिजायर जीन ऐड कर दी और प्लाज्मिड बना के उसके अंदर ट्रांसमिट कर दिया. अब जैसे वो प्लांट के अंदर ट्यूमर बढ़ा रहा था, अब वो प्लांट के अंदर हमारे डिजायर प्रॉपर्टीज को बढ़ाने लगेगा. ठीक है. सिमिलरली रेट्रोवायरस हैज ऑल्सो बीन द डेसम. अब ऐसे ही रेट्रोवायरस के साथ कर सकते हैं. वो कैंसर बढ़ाने वाली जो जीन्स है, कार्सिनोमास जीन्स, उनको निकाल दिया जाएगा, यूजफुल जीन्स को एंटर करा करके उसको ऐड कर हमारे बॉडी में एंटर कराया जाएगा. जब एनिमल सेल में एंटर कराया जाएगा तो जीन डीएनए फ्रैगमेंट हैज बीन लाइटेड इनटू द सुटेबल वेक्टर. इट इज द ट्रांसफर्ड इनटू बैक्टीरियल प्लांट और एनिमल होस्ट. ठीक है. हम इनको इसमें ट्रांसफर करा सकते हैं. आगे है competent host for the transformation with the recombinant DNA. अब कौन सा हम होस्ट यूज़ करेंगे ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. बाकी इस प्रोसेस का क्या यूज़ है और किस तरह से इसको किया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे. तो इस वीडियो में हमने क्या देखा, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी सीखी कि किस तरह से ह्यूमन वेलफेयर में उसका यूज़ किया जा सकता है, उसका प्रोसीजर सीखा, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसकी यूज़फुलनेस के बारे में. सो गाइज बने रहिए हमारे साथ. डू लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.